हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रिलियंट नर्सिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में स्टडी की थी। सो टुडे वी आर बैक विद द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। So let's say this is the main diagram of internal view of kidney. So जो ये ब्लू लाइन में हम देख रहे हैं एक स्नेक जैसी शेप का, ये किडनी के अंदर एक सेल होता है। किडनी हमारी इसी सेल से बनी है, मिलकर बनी है। इस सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। सो किडनी का ये जो रेड पोर्शन है, दिस इज रीनल आर्टरी। ये ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। ब्लू कलर रीनल वेन होता है ब्रांच, और इधर से ये यहाँ ग्लोमेरुलस बोलते हैं हम। ग्लोमेरुलस मीन्स, ग्लोमेरुलस का मीनिंग होता है एक क्लस्टर ऑफ टिनी कैपिलरीज। जब बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज मिलती हैं तो उनको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। और जो कि ये कहाँ से रहा होता है, इफरेंट आर्टीरियोल, ये इसकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं। सो सबसे पहले ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी होती है, देन इट डिवाइड्स इनटू इफरेंट आर्टीरियोल। वो इफरेंट आर्टीरियोल में डिवाइड हो जाती है। आर्टीरियोल में डिवाइड होने के बाद उसकी फर्दर टिनी कैपिलरीज में फॉर्मेशन हो जाती है। उसको हम वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद फॉर्मेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस की। इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ग्लोमेरुलस एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स वो एक मेसेंजियल फैगोसाइटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि बॉडी में किडनी की साइड पर अगर कभी फॉरेन बॉडी आता है, फॉरेन मटेरियल आता है, तो उसको एंगल्फ कर लेता है। एंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। ओके, सो उसके बाद हमारी ये क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज, इनका काम क्या है, यहाँ पर हमें ये हमारा न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो मेंटेन करके रखती हैं, प्लस O2 एंड CO2 का एक्सचेंज को बैलेंस बना कर रखती हैं। दैट्स इट। और ये नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स इट इज़ अ बॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल का अनदर नेम इज़ बॉमन कैप्सूल। देन उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हमारे दो ट्यूब्यूल होते हैं, 2 ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल, फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सेकंड ट्यूब्यूल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल्स मीन्स विच इज़ नियर, जो पास में है। बॉमन कैप्सूल के जो नियर अबाउट है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। जो उससे लिटिल बिट दूरी पर है, साइड में है, उसे हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट एक ये लूप होता है जिसको हम मेडुलरी लूप बोलते हैं, जो कि एक लॉन्ग यू शेप आकार का होता है। उसे हम बोलते हैं मेडुलरी लूप या फिर लूप ऑफ हेनली। अनदर नेम इज़ लूप ऑफ हेनली। और नेफ्रॉन के एंड में हमें यहाँ मिलता है कलेक्टिंग डक्ट। सो दैट्स इट। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है किडनी का। इसी को ही हम आगे डिटेल में पूरी स्टडी करेंगे। ओके, सो ये नेफ्रॉन विद ब्लड वेसल्स था। तो किडनी इज़ कंपोज्ड ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट, दैट इज़ नेफ्रॉन। किडनी जो है हमारी बहुत सारे मीन्स इन द मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनी है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। मीन्स किडनी की जो भी सेल्स हैं उनको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये कितनी ही संख्या, इनकी अमाउंट कितनी होती है, 1 to 2 मिलियंस, 1 to 2 मिलियन यूनिट्स इनकी यूनिट्स होती हैं, प्लस कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट सपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स का प्लस में। और जो ब्लड वेसल्स का सपोर्ट है दैट इज़ यूज्ड टू एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ द बेसिक माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द किडनी विच आई हैव टोल्ड यू। सो गाइज़, हमने पढ़ा है नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, और सपोर्टिंग जो कैपिलरीज़ हैं वो भी हमने सब अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अब उसका जो हम डिटेल व्यू अब देख रहे हैं। सो नेफ्रॉन क्या है हमारा, नेफ्रॉन क्लोज्ड एट वन एंड। जो हमने लास्ट पेज में हमने ये देखा था कि वो एक कैप्सूल बना हुआ था जिसको हमने बॉमन कैप्सूल का नेम दिया था। तो वो क्लोज था वन एंड,
एंड अनदर एंड इज़ ओपनिंग। जो मैंने आपको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दिखाया था, कलेक्टिंग डक्ट दिखाया था, दैट इज़ ओपन। मीन्स एक एंड पे जो है किडनी का नेफ्रॉन बंद होता है और दूसरे एंड पे ओपन होता है, ठीक है। तो क्लोज पार्ट इज़ ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जो उसका क्लोज पार्ट होता है, बंद पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। एंड अनदर नेम ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज़ बाउमन कैप्सूल। और उसका जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? कप शेप का। कप शेप होता है तभी उसके अंदर क्या हमारा ग्लोमेरुलस फिट होता है। सी अनदर नेम ऑफ द कैप्सूल इज बाउमन कैप्सूल। सो इट लुक्स लाइक अ कॉयल, कॉयल की तरह ये दिखाई देता है, एक शेल की तरह दिखाई देता है। एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से इसकी फॉर्मेशन होती है और उसके अंदर मिसेंजियल फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाहर से आने वाली फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं, उनको ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, एंगल्फ कर लेता है। एंगल्फ का मीनिंग होता है निगल जाना, एंगल्फ कर लेना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना। सो हम इधर देखते हैं बाउमन कैप्सूल जो होता है उसके ऊपर टिनी आर्टीरियल कैपिलरीज का कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोलेंगे हम उसे। आफ्टर बाउमन कैप्सूल, जब हम बाउमन कैप्सूल की स्टडी कर लेते हैं, बाउमन कैप्सूल के बाद एक जो उसका कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लेफ्ट रह जाता है, इसका रह जाता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट नेफ्रॉन का। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एंड फर्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सेकेंड वन इज़ लूप ऑफ हैंडली और मेडुलरी लूप एंड थर्ड वन इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग तक होती है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बाउमन कैप्सूल के बाद नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सेकेंड वन इज़ लूप ऑफ हैंडली एंड थर्ड वन इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वन बाय वन हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हम देखते हैं दिस इज़ द फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमल विच इज़ नियर टू द बाउमन कैप्सूल, जो उसके पास में है। पास में उसका नाम इसलिए दिया गया है दैट इज़ नियर अबाउट, बिकॉज वो उसके पास में है, इसलिए हमने उसका नेम दिया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस इज़ द फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द सेंटर टॉप ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के सेंटर लेवल और टॉप लेवल पर प्रेजेंट होता है ये। एंड इट मूव्स डाउन। आगे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आगे जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? लूप ऑफ हैंडली। लूप ऑफ हैंडली में टर्न हो रहा है, लाइज बिटवीन द बाउमन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हैंडली। मीन्स अगर हम देख रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो किसके सेंटर में प्रेजेंट है? उसके ऊपर बाउमन कैप्सूल होता है और उसके बिलो लूप ऑफ हैंडली होता है। सो मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, its function is used for selective reabsorption of glucose, water and other nutrients. Okay, सो हम इसमें देख रहे हैं हमारा किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा? इसका मेन फंक्शन होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि जो भी मटेरियल हैं पास आउट होने वाले होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, उनमें से क्या करता है? ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि ग्लूकोज को, वाटर को और अदर न्यूट्रिएंट्स को गेट बैक अपने ब्लड में वापस ले लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमने 4 लीटर पानी पिया है, 4 लीटर अगर हमने पानी पिया या कुछ भी खाया है, तो आप 4 लीटर यूरिन पास आउट कभी नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड फंक्शन। इनके फंक्शन की वजह से हमें ऐसे मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर 4 to 4 लीटर ही अगर यूरिन पास आउट होगा तो उसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया एंड अनदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी पास आउट हो जाएंगे। सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें हम ग्लूकोज को, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को गेट बैक वापस ले लेते हैं अपने ब्लड के अंदर। तो दिस प्रोसेस, उसी प्रोसेस को हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का नेम दिया हुआ है और वो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। Understand? So we move to next part, loop of Henle. So this is the second one. So it lies between the proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Okay,
सो इट इज़ लॉन्ग यू शेप। मैंने आपको पहले भी डायग्राम के थ्रू दिखाया था कि एक लॉन्ग यू शेप पोर्शन होता है ट्यूब्यूल का, ओके, दैट कंडक्ट यूरिन विद इन द ईच नेफ्रॉन। ये यूरिन को कंडक्ट करते हैं। एंड मेन फंक्शन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रिकवरी ऑफ वाटर की रिकवरी करना एंड सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो इसका फंक्शन क्या है? वही जैसे इसमें हमने स्टडी किया था, गैप बैक करना। सो इसका भी यही सेम फंक्शन परफॉर्मेंस होती है कि अपने वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिन के थ्रू पास आउट होने वाला है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन कर लेना, वापस से अपना वाटर वापस ले लेना, सोडियम क्लोराइड वापस ले लेना यूरिन के थ्रू, फ्रॉम द यूरिन में से ले लेना। So as I already told you that this lies between the proximal convoluted tubule and DCT. DCT means distal convoluted tubules. मैंने इधर इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है, PCT and DCT. So moving to next part, that is distal convoluted tubule. It is the continuation of the loop of Henle. लूप ऑफ हेनले आ रहा है, उसकी ही कॉन्टिन्यूशन में DCT आ जाता है। DCT मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल का मीनिंग है जो थोड़ा सा दूर है, बॉमन कैप्सूल से लिटिल बिट दूर है, उससे थोड़ा सा दूर है। तो इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द लूप ऑफ हेनले का कंटिन्यूशन है, लाइज बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के आगे फर्दर डिवीजन होती है, दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट की होती है। वंस द फिल्ट्रेट पासिस एंड एंटर टू द ट्यूब्यूल, मीन्स जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, जो अननेसेसरी मटेरियल है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, वही हमारा यूरिन की फॉर्म में पास आउट हो जाता है। सो हमारा फिल्ट्रेट जो है पास आउट हो रहा है, वो एंटर हो रहा है ट्यूब्यूल के अंदर। एंड देन फिल्ट्रेट इज़ थिक, यूरिन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें हमने वही नोटिस करना है, जो हमारा फिल्ट्रेट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल तक पहुंच जाता है, अगेन वहाँ पर हमारा रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का होगा? कैल्शियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, इसमें यही परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। तो कैल्शियम का, सोडियम का, पोटेशियम का एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा पीएच बैलेंस मेंटेन होता है बाय अब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट्स। फिल्ट्रेट हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल तक पहुंच चुका है। वहां तक पहुंचने के बाद कैल्शियम को, पोटेशियम को, सोडियम को एंड अनदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर पीएच बैलेंस मेंटेन रहेगा। और ये किसकी हेल्प से होगा? जब हमारी किडनी अब्जॉर्ब करती है बाइकार्बोनेट आयंस को। सो ये कंप्लीट हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये यहीं तक फिनिश होता है। तो ये नेफ्रॉन का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो नेफ्रॉन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्लोज होता है और उसका एंड पॉइंट है वो ओपन होता है। ओपन मीन्स वो कलेक्टिंग डक्ट से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट बाइंड, वो जुड़ जाते हैं। फॉर्मेशन किसकी होती है? लार्ज डक्ट की। लार्जर डक्ट को फॉर्म कर लेते हैं, उसका फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं एंड गेट एम्प्टी इनटू द माइनर कैलिक्स। सो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद वो एक मेजर डक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मेजर डक्ट कहाँ जाकर ओपन होगा? माइनर कैलिक्स में। ये जो हमने लास्ट वीडियो में ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था, उसकी डिटेल वही है, ठीक है। तो अब हम बढ़ रहे हैं, किडनी रिसीव्स 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट से रिलीज़ होने वाला ब्लड, मीन्स इफ़ कार्डियक आउटपुट में 100% ब्लड रिलीज़ हो रहा है तो उसका 20% हमारी किडनी लेती है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द किडनी, जब वो ब्लड हमारा किडनी के अंदर आ जाता है, उसका एंट्री हो जाती है एट द हाइलम एरिया। हाइलम एरिया जो होता है वहाँ पर आने के बाद मेजर आर्टरी, रीनल आर्टरी, मैंने आपको डायग्राम दिखाते हुए बताया था कि रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी है वो फर्दर डिवाइड्स होती है इनटू द स्मॉलर आर्टरी। स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाता है। रीनल आर्टरी का ब्रांच आता है, ब्रांच दैट इज डिवाइड्स इनटू द टिनी आर्टरीज, आर्टेरियोल्स। एट द कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द किडनी देयर इज एफरेंट आर्टेरियोल। कॉर्टेक्स एरिया जो है हमारा किडनी का, कॉर्टेक्स मीन्स जस्ट
बिलो द कैप्सूल रीजन, जहाँ हमारा कैप्सूल रीजन से बिल्कुल नीचे का एरिया होता है, दैट इज़ कॉर्टेक्स एरिया। उस पोर्शन पर आकर हमारी रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर। देन सब डिवाइड्स इनटू द क्लस्टर ऑफ टिनी कैपिलरीज। एफरेंट आर्टीरियोल से सब डिवीजन हो जाता है क्लस्टर मीन्स ग्रुप, काफ़ी सारी जो टिनी कैपिलरीज होंगी, छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी, उसमें सब डिवीजन हो जाएगा एंड लास्ट में उसका फॉर्मेशन क्रिएट होता है ग्लोमेरुलस। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको। आफ्टर एंटरिंग इनटू किडनी के अंदर एंटर करने के बाद हाइलम एरिया के ऊपर, हाइलम एरिया होगा जहाँ वहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर करती है। रीनल आर्टरी एंटर करने के बाद वो डिवीजन हो जाता है, सब डिवीजन हो जाता है आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स के अंदर। वहाँ डिवाइड होने के बाद कॉर्टेक्स एरिया के अंदर मीन्स बिलो द कैप्सूल रीजन के नीचे देखेंगे तो वहाँ कॉर्टेक्स एरिया होता है, वहाँ पर हमारी रीनल आर्टरी की डिवीजन होगी एंड दैट इज़ एफरेंट आर्टीरियोल। उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल सब डिवीजन होकर क्रिएट करता है ग्लोमेरुलस को। दैट्स इट। उसके बाद हम देख रहे हैं ग्लोमेरुलर नेक्स्ट। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्लड वेसल्स विच इज़ लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से जो भी साइड्स में से जितनी भी आर्टरीज डिवाइड होकर निकल रही होंगी उसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टीरियोल का काम क्या है? इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ करना, जो भी ब्लड सप्लाई है उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करना, ताकि हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छे से और फास्ट तरीके से परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, तो देयर इज़ द वास्ट कैपिलरी नेटवर्क। नेफ्रॉन के अराउंड में काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, टिनी कैपिलरीज होती हैं, जो कि मेंटेन करके रखती हैं O2 की सप्लाई को, O2 की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करके रखती हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये कौन सी कैपिलरीज होती हैं। सी, ये ग्लोमेरुलस था, उसकी साइड में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। सो इनका मेन वर्क क्या होता है? इनका मेन वर्क होता है O2 की सप्लाई को मेंटेन करके रखना, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द लोकल टिश्यू। किडनी के जो भी लोकल टिश्यूज़ होते हैं, अराउंड टिश्यूज़ होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना और वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से रिमूव करना। और वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना वो CO2 की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिनको हमारी ब्लड कैपिलरीज ड्रेन आउट कर लेती हैं, वीनस ब्लड कैपिलरी ड्रेन आउट कर लेती हैं। दैट उसके बाद वो फर्दर एंटर हो जाता है रीनल वेन के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है, विच फर्दर एम्प्टीज इट इनटू इंफीरियर वेना कावा में एंट्री कर देता है। सो हमारा नेफ्रॉन का हमने अच्छे से स्टडी कर लिया, उसका जो स्ट्रक्चर था अराउंड ब्लड सप्लाईज थी कंप्लीट, हमने उसकी अच्छे से स्टडी कर लिया। माइक्रोस्कोपिक व्यू को हमने अच्छे से देख लिया। तो जस्ट एक सीरीज़ हम उसकी लास्ट में देख लेते हैं, फटाफट से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सीरीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स की सीरीज़ हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी की ब्रांच आएगी, दैट डिवाइड्स और सब डिवाइड्स इनटू एफरेंट आर्टीरियोल। वो एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर डिवाइड हो जाता है। एफरेंट आर्टीरियोल ग्रुप ऑफ मीन्स क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस नेक्स्ट सब डिवीजन हो जाता है उसका, काफ़ी सारी कैपिलरीज के अंदर चेंज हो जाता है, उसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। वहाँ पर क्या होगा? कैपिलरी एक्सचेंज नेटवर्क होगा, बहुत सारा क्या होगा? कैपिलरीज उसके अराउंड होंगी, जहाँ पर क्या होगा? O2 का सप्लाई होगा, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होगा और CO2 का ड्रेनेज हो जाएगा। CO2 बाहर निकाल देंगे और वो एंटर हो जाएगा रीनल वेन में। रीनल वेन फर्दर लेकर चला जाएगा उसको इंफीरियर वेना कावा के अंदर। इंफीरियर वेना कावा के बाद वहाँ पे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो ये आज हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है किडनी का अच्छे से देख लिया है। अगर आपको इस पोर्शन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपको आपके कमेंट्स को क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और जो भी मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं आप मुझे इसके कमेंट के अंदर डिस्क्राइब करें। सो नेक्स्ट टाइम मैं उसको कवर अप करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बी विद मी।
Thank you so much, guys. And please press bell icon for the regular notifications on your YouTube.